आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ बीम्स, डिटरमिनेट एंड इनडिटरमिनेट। तो डिटरमिनेट बीम क्या होती है और इनडिटरमिनेट क्या होती है, इसको हमको समझना है। तो चलिए एक छोटा सा एक फर्स्ट एग्जांपल लेके हम चलते हैं। मान लीजिए ये कोई बीम है, यहाँ पर ये कोई वॉल थी, इधर भी कोई वॉल है मान लीजिए, और इसके ऊपर कोई आपका ऐसे आरसीसी का बीम है। तो इसको यदि हम सिंबॉलिकली यदि शो करें तो कुछ बीम को इस प्रकार से मैं इसका सपोर्ट बना देता हूं, मान लीजिए। ठीक है, अब ये जो सिंबल बना है ये बीम को मतलब दो दीवार के ऊपर एक बीम आ रहा है इस टाइप से। इसको मान लीजिए ये बीम है, इधर एक दीवार है और इधर एक दीवार है, इस टाइप से बीम क्या है, टिका हुआ है। अब यहाँ पे मैं दीवार में बना के क्या बना रहा हूँ, सपोर्ट्स का सिंबल। यहाँ पे वैसे तो एक्चुअल में तो क्या है, दीवार है, ऐसा कुछ नहीं है एक्चुअल में, लेकिन इसको हम सिंबॉलिकली कुछ ऐसे शो कर रहे हैं। तो इस वाले सपोर्ट को बोलते हैं पिन सपोर्ट। ठीक है, पिन या हिंज। और इसमें क्या लगे हुए हैं, ये लगे हुए हैं, तो इसको अपन क्या बोल देंगे, रोलर सपोर्ट। अब देखिए पिन या हिंज का एक सिंपल सा एग्जांपल आपको पता है, जैसे कि आपके गेट में एक हिंज लगा होता है। गेट आप खोलते हैं ना, गेट के कब्जे जिसे बोलते हैं आम भाषा में, तो वो भी क्या है, हिंज का ही प्रकार है। तो मतलब हिंज क्या कर रहा है, हिंज रोटेशन अलाउ कर रहा है। आपका गेट क्या हो सकता है, मूव हो सकता है। अब गेट खोलते हैं तो ऐसे आता है, बंद करते हैं तो ऐसे आता है। तो हिंज क्या अलाउ कर रहा है, रोटेशन अलाउ कर रहा है। लेकिन क्या गेट को ऐसे पकड़ के धक्का लगाओगे तो क्या दीवार के अंदर जाएगा, नहीं जाएगा। तो हिंज क्या रोक रहा है, ट्रांसलेशन, मतलब दरवाजे का रोटेशन तो अलाउ कर रहा है, लेकिन उसको एक्स या वाई में, मतलब दरवाजे, ये मान लीजिए कि ये आपका दरवाजा है, ये आपका दरवाजा है, यहां पर हिंज लगा हुआ है। ठीक है, यहां पर आपकी चौखट है, यहाँ पे हिंज लगा हुआ है। दरवाजा कैसे मूव करता है, ऐसे मूव करता है। क्या दरवाजा ऐसे मूव कर रहा है, नहीं कर रहा। क्या दरवाजा ऐसे मूव करता है, नहीं करता। तो दरवाजे में क्या नहीं है, जो आपका गेट है उसमें क्या नहीं है, ट्रांसलेशन नहीं है, लेकिन क्या है, रोटेशन। तो ये क्या अलाउ करता है, रोटेशन अलाउ करता है, और ट्रांसलेशन अलाउ नहीं करता है। कौन सा सपोर्ट, आपका पिन या हिंज। अब देखते हैं रोलर सपोर्ट क्या है। मान लीजिए हिंज में ही अपन रोलर लगा दे, हिंज में क्या लगा दे, छोटे 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 पहिए लगा दे। अर्जुन की ये गेट था, ये गेट था, यहाँ पर हिंज लगे हुए हैं। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे से रोलर लगाता हूँ, तो ये ऐसे तो मूव कर ही सकता है, यूं तो मूव करेगा, और ऐसे ऊपर नीचे भी मूव करेगा। ठीक है, तो मतलब जैसे आपने इसमें रोलर लगाया, इसमें क्या हो गया, ट्रांसलेशन अलाउ हो गया, लेकिन किसी एक डायरेक्शन में। इसमें थोड़ी ना जा सकता है, इसमें तब जाएगा जब यहाँ भी क्या लगा होगा, रोलर लगा होगा। लेकिन मान लीजिए कि यही अपन को सपोर्ट क्रिएट करना है, तो अपन ने यहाँ पर हिंज था, तो हिंज रोटेशन तो अलाउ कर ही रहा है, बट ये वाली डायरेक्शन में क्या अलाउ कर रहा है, आपका ट्रांसलेशन भी अलाउ कर रहा है। तो आप इसको आप ध्यान से देखेंगे तो इस वाले पॉइंट पर रोटेशन तो पॉसिबल है ही, लेकिन साथ में क्या है, इस वाली डायरेक्शन में ट्रांसलेशन भी पॉसिबल है। तो आपका जो रोलर सपोर्ट होता है, रोटेशन भी अलाउ करता है और ट्रांसलेशन भी अलाउ करता है, लेकिन किसी एक डायरेक्शन, इन ए डायरेक्शन। एक डायरेक्शन में है ना, दोनों में नहीं कर सकते। दोनों में करना है तो बोथ साइड आपको क्या लगाने पड़ेंगे, रोलर लगाने। तो इस बीम को कुछ सिंबॉलिकली हमने ऐसे शो किया। इस बीम को नाम दिया जाता है सिंपली सपोर्टेड बीम। बीम को क्या बोलते हैं आप, सिंपली सपोर्टेड बीम। ये शॉर्ट में कई बार एसएस बीम भी बोलते हैं। अब देखिए ये सारा हो गया, इसको मैं एक बार हटा देता हूं जो भी लिखा है। अब हम सिर्फ बीम को लेते हैं। अब मुझे मान लीजिए यहां पर इस प्रकार से रिएक्शंस डेवलप होती है। कौन कौन सी, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। क्योंकि अलाउ क्या कर रहा है, सिर्फ रोटेशन। तो रोटेशन वाली रिएक्शन इस पे डेवलप नहीं होती, क्योंकि जो चीज अलाउ होती है उसकी रिएक्शन डेवलप नहीं होती। मतलब जैसे ही मैं इसको घुमाना चाहूंगा तो घूम जाएगा। अब मान लीजिए कि किसी चीज को मैं ऐसे फिक्स कर दूं, मान लीजिए गेट था, इसको मैं ऐसे दीवार में चिनाई कर दूं इसकी, ठीक है,
दीवार में एकदम ही गाड़ दूं, तो अब क्या रोटेट होगा? नहीं होगा। लेकिन यदि मैं इसको रोटेट करने की कोशिश करूंगा तो क्या करेगा? ये जो सपोर्ट होगा ये क्या करेगा? रिएक्शन देगा। किसके लिए? रोटेशन। लेकिन अब चूंकि यहाँ पे क्या लगा रखा है आपने? हिंज लगा रखा है, तो जैसे ही रोटेट करते हैं तो रोटेट हो जाता है। जब रोटेट हो ही जाएगा तो रिएक्शन भी डेवलप नहीं होगी। ठीक है, तो यहां पर सिर्फ जो रिएक्शन डेवलप होगी कौन सी होगी? हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। वही दरवाजे का केस में ऐसे रोटेट तो हो जाएगा, लेकिन ऐसे दबाऊंगा तो क्या जाएगा? नहीं जाएगा। ऐसे करूंगा तो जाएगा? नहीं जाएगा। तो जो नहीं आ रहा वो वाली रिएक्शन डेवलप हो जाती है। तो रिएक्शन डेवलप हो गई हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एंड वर्टिकल रिएक्शन। अब देखिए यहाँ पे रोटेशन अलाउ है तो रोटेशन वाली रिएक्शन डेवलप नहीं होगी। यहाँ पे ट्रांसलेशन अलाउ है इस वाली डायरेक्शन में, तो ये वाली जो हॉरिजॉन्टल वाली रिएक्शन है यहाँ डेवलप नहीं होगी। यहाँ कौन सी डायरेक्शन रेस्ट्रेंड है? कौन सी डायरेक्शन रुकी हुई है? वर्टिकल वाली। वर्टिकल में थोड़ा चल रहा है ऊपर नीचे, तो रिएक्शन सिर्फ कौन सी डेवलप होगी? यहाँ पर वर्टिकल रिएक्शन। तो मान लीजिए इस बीम को मेरे को एनालिसिस करना है। एनालिसिस का मतलब होता है इसका मान लीजिए शेयर फोर्स डायग्राम बनाना है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है। वो हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे, शेयर फोर्स क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट क्या होता है। तो मान लीजिए कि इसका एनालिसिस करना है। अभी आप दिमाग में देखिए कि बीम का कोई एनालिसिस करके कुछ होता है, इसका एनालिसिस करना है तो हमें क्या पता करनी पड़ेगी? ये अननोन रिएक्शंस। इसको V1 नाम दे देते हैं, इसको V2 नाम दे देते हैं। ये अननोन रिएक्शंस हमको पता करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि बीम पे कुछ ना कुछ लोडिंग होती है। ये लोडिंग मैंने लगा दी, इस लोडिंग को मान लीजिए, इस लोडिंग को बोलते हैं UDL, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो इस टाइप से लोडिंग लगा दी, तो इस लोडिंग के कारण कुछ ना कुछ रिएक्शंस डेवलप होगी। तो इस बीम का एनालिसिस करने के लिए आपको ये रिएक्शंस पता होनी चाहिए। तो पता कैसे कर सकते हैं? पहली बात तो ये बीम किसमें है? इक्विलिब्रियम। ये बीम किसमें है? इक्विलिब्रियम में, मतलब साम्य अवस्था में। ये जैसी है वैसी है, ना इधर भाग रही, ना ऊपर जा रही, ना नीचे जा रही। मतलब कोई चीज इक्विलिब्रियम में तब कहलाती है यदि डस्टर इस कॉपी पे रखा है तो डस्टर इज इन इक्विलिब्रियम। लेकिन अब मैं इसको पकड़ के कैसे ऐसे चला रहा हूं तो डस्टर इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। क्यों? इस पर एक नेट फोर्स एक्ट कर रहा है। तो मान लीजिए यदि इक्विलिब्रियम में है तो इसका पहली बात तो इक्विलिब्रियम कंडीशन सेटिस्फाई होगी। इक्विलिब्रियम कंडीशंस कितनी होती है? समेशन H इक्वल टू 0, समेशन V इक्वल टू 0 एंड समेशन M इक्वल टू 0। दीज आर 3 इक्विलिब्रियम कंडीशंस। मैंने फिर बताया आपको, यदि ये डस्टर ऐसे रखा है तो इक्विलिब्रियम है। क्यों है? क्योंकि इस पे नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स भी 0 है, नेट वर्टिकल फोर्स भी 0 है, और किसी भी पॉइंट पे मोमेंट भी क्या है? 0 है। तभी ये चीज इक्विलिब्रियम में रह सकती है। मान लीजिए इसमें धक्का लगाओ तो चल रहा है, तो इक्विलिब्रियम में नहीं है, मतलब नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स इस पे एक्ट कर गया। तो कोई चीज इक्विलिब्रियम में तब ही रहेगी जब उस पे नेट फोर्सेस या किसी भी पॉइंट पे नेट मोमेंट क्या रहेगा? 0 रहेगा। तो दीज आर कॉल्ड इक्विलिब्रियम कंडीशंस। तो यदि मेरे को इस बीम का एनालिसिस करना है तो मुझे ये अननोन रिएक्शंस निकालनी पड़ेगी। तो अब एक टर्म होता है, इसे बोलते हैं स्टैटिक डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी। इंडिटरमिनेसी की डिग्री यदि आपको निकालनी है, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी, तो सिंपल सा है, R माइनस E। R क्या है? नंबर ऑफ अननोन रिएक्शंस, E क्या है? नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशंस। और यदि इसको हम एलोबरेट करें तो R को मैं लिख सकता हूं RE, नंबर ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शंस। जो सपोर्ट पे रिएक्शंस लगती है उनको क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल रिएक्शंस। ये भी क्या है? आपका एक्सटर्नल रिएक्शन है। V2 भी एक्सटर्नल रिएक्शन है, V1 और H भी क्या है? आपके एक्सटर्नल रिएक्शंस। साथ में क्या होता है? जो भी लोडिंग लग रही है उसके कारण मान लीजिए कोई सेक्शन MN आपने दिया, तो हर सेक्शन पे जहां पर भी मैं सेक्शन काट दूंगा तो इस बीम में भी कुछ स्ट्रेसेस डेवलप होती है। तो अपन ने देखा ही, जैसे लोड लगाते हैं तो किसी न किसी प्रकार की स्ट्रेसेस डेवलप होती है। तो इस बीम में भी क्या होंगे? कुछ अननोन फोर्सेस, कुछ अननोन आपके स्ट्रेसेस डेवलप होगी। तो क्या क्या स्ट्रेस डेवलप हो सकती है? इसमें एक्सियल फोर्स, मान लीजिए हॉरिजॉन्टल लोडिंग के कारण कुछ ऐसा एक्सियल फोर्स डेवलप हो गया। और क्या इसमें डेवलप हो सकता है? इसमें डेवलप हो सकता है शियर फोर्स। मान लीजिए वर्टिकल लोडिंग और वर्टिकल रिएक्शंस के कारण क्या डेवलप हो सकता है? शियर फोर्स, है ना? ये शियर स्ट्रेसेस, ये एक्सियल स्ट्रेसेस, और क्या? बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट को ऐसे विजुअलाइज कीजिए, ये कोई बीम है, इस बीम के ऊपर से लोडिंग लग रही है तो कैसे बेंड होगी? कुछ ऐसे बेंड होगी। सिंपली सपोर्टेड बीम,
ये जो भी इस प्रकार की लोडिंग है, इस कारण कैसे बेल्ट होगी, इसमें पूरे पे क्या हो रहा है, लोड लगा रहा है। तो पूरे पे ऐसे कुछ लोड आपने कुछ वजन रख दिया, तो पूरे पे जैसे आप वजन रखेंगे तो क्या होगा, ये कुछ इस प्रकार से बनेगा। आप विजुअलाइज कीजिए, अभी मेरे पास कोई ऐसा वजन है नहीं इस पे रखने के लिए, हालांकि डस्टर रखने पे ये इतना बैंड दिखाएगा। तो मान लीजिए ऐसे है और ये डस्टर पूरे पे रखा हुआ, तो पूरे पे रखा हुआ नीचे से ऐसे, नीचे से सपोर्टेड है, तो इसकी बेंडिंग कैसे होगी, कुछ इस प्रकार से। तो हर मेंबर में मान लीजिए बीम, अभी पूरा बीम कितना मेंबर कहलाएगा, अभी एक सिंगल मेंबर है, तो हर मेंबर में अननोन कितने हैं, 3, तो जितने मेंबर होंगे इनटू 3, ठीक है। और हर जॉइंट पे इक्विलिब्रियम की कितनी कंडीशन है आपके पास, इस वाले जॉइंट पे और इस वाले जॉइंट, हर जॉइंट पे इक्विलिब्रियम की कितनी कंडीशन है, 3। तो E ये आ गया और R का मान ये आ गया, तो ds इक्वल टू, आप इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं, RE प्लस 3m माइनस 3j। तो चलिए सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए अपन निकाल के देखते हैं। तो RE का मान कितना है, 1 2 3, नंबर ऑफ अननोन, ये एक्सटर्नल रिएक्शंस 3, नंबर ऑफ मेंबर 1, 3 into 1 minus 3 into नंबर ऑफ जॉइंट्स 1 and 2, कितना आया ये, 0। तो जब ds का मान, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी का वैल्यू, हाँ, जब डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी ds की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, 0, तो ऐसे स्ट्रक्चर को बोला जाता है स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर, ठीक है। और जब ds क्या बोल सकते हैं, r इक्वल टू ई होगा, तभी क्या होगा, ds इक्वल टू 0 होगा। इसको क्या बोला आपने, स्टैटिकली डिटरमिनेट। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, व्हेन r इज ग्रेटर देन e, तो इसको बोला जाता है स्टैटिकली इनडिटरमिनेट, मतलब इसकी अननोन रिएक्शंस आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, डायरेक्ट बोले तो सिंपल इक्विलिब्रियम की कंडीशन से नहीं निकाल सकते। आपको कुछ स्ट्रक्चर की कॉम्पेटिबिलिटी या डिफ्लेक्शन कॉम्पेटिबिलिटी को यूज करके ये अननोन रिएक्शंस जो भी होगी सारी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ये अभी जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे देखते जाएंगे। और यदि नंबर ऑफ अननोन रिएक्शंस में दोनों आती है, एक्सटर्नल और इंटरनल, है ना। इंटरनल बोलते हैं मेंबर की जो भी इंटरनल फोर्सेस डेवलप होते हैं या स्ट्रेसेस डेवलप होती है, जब R का मान E से कम हो, तो ये क्या कहलाता है, आपका एक मैकेनिज्म। तो स्ट्रक्चर क्या होगा, अनस्टेबल होगा, ठीक है। वही यार इस पे निशान लग गए, साफ कर देना, कर दो ये था कपड़ा से करूँगा, इससे तो ज्यादा फैल जाएगा। कोई बात, ब्लैक मार्कर आपके पॉकेट में होगा। तो इस केस में स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, अनस्टेबल, और ये एक मैकेनिज्म फॉर्म करता है, मतलब एक कुछ गाड़ी टाइप से इसको, इसमें क्या है, मैकेनिज्म भी होता है। अभी एक एक करके एग्जांपल लेते हैं तीनों कंडीशंस का। सबसे पहले चलिए लास्ट वाली कंडीशन में आपको पहले बता देता हूं, ये पूरा हटा रहा हूं यहां से। मान लीजिए जो हमारी सिंपली सपोर्टेड बीम थी उसमें जो हिंज या पिन था उसको मैंने रोलर से रिप्लेस कर दिया और एक रोलर ऑलरेडी मेरे पास था। अब हम ds कैलकुलेट करते हैं, ds इक्वल टू RE प्लस 3m माइनस 3j। RE कितना है, 3 है, RE इस बार कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी सिर्फ वर्टिकल रिएक्शन आएगी और यहाँ पर भी क्या आएगी, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल नहीं आएगी क्योंकि ये रोलर है ना। तो RE यहाँ से 1, यहाँ से 1, तो टोटल कितना हो गया 2, नंबर ऑफ मेंबर 1 है, मतलब 3 into 1 माइनस नंबर ऑफ जॉइंट अभी भी कितने हैं, 2 ही है,
तो कितना आया -1। मतलब जो RE है वो जो R है आपका वो किससे ज्यादा है, नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशन से ज्यादा है। सॉरी, जो R है वो आपका नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशन से क्या है, कम है। तो DS की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, जैसा कि आप यहाँ पर अभी देख पा रहे हैं। अब लेकिन आप खुद सोचो यदि मैं इस पे ऐसा कोई लोड लगा तो ये यहाँ भी गाड़ी, तो ये गाड़ी तो क्या करेगी, आगे की आगे की आगे की आगे चल जाएगी। तो ये क्या बन गया, एक मैकेनिज्म, ये क्या बन गई, एक गाड़ी। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ से रूलर हटा दूं तो क्या आगे चलेगी, नहीं चलेगी, क्योंकि ये वाला पिन आगे जाने से क्या करेगा, इसको रोकेगा। तो इसीलिए तो इसको क्या बोलते हैं आप, ये वाला जो होता है स्टैटिकली डिटरमिनेट वाली जो कंडीशन होती है, क्योंकि पहले जो हमने देखा था ये वाली जो आपकी सिंगल सपोर्टेड बीम की, जिसमें एक एंड तो आपका क्या था, हिंज या पिन था, और दूसरा एंड क्या था, रोलर था। इसका DS कितना निकल के आया था, 0, मतलब ये वाली कंडीशन। तो ऐसे केस में स्ट्रक्चर क्या होता है, स्टेबल, ये भी ध्यान रखिए। और अनस्टेबल कौन से केस में हो गया, जब DS नेगेटिव होगा या का मान E से कम। अब एक सेकंड कंडीशन हमारी और बच रही है, उसको हम और विजुलाइज करके मान लीजिए जैसे कि आपका एक छज्जा होता है, छज्जे का कोई बीम है, उसको बोलते हैं आप कैंटिलीवर बीम। इस टाइप की बीम कहलाती है कैंटिलीवर बीम। ये वाला सपोर्ट कहलाता है फिक्स्ड सपोर्ट। मान लीजिए ये सपोर्ट सीधे जो बीम है आपका कॉलम के अंदर है, ये बीम कहाँ है, आपकी दीवार के अंदर। इस टाइप से मान लीजिए, मतलब ना रोटेशन है ना ट्रांसलेशन है। फिक्स सपोर्ट मतलब फिक्स, यहाँ से इसको मैं दीवार में ऐसे लगा दूं, ना रोटेशन हो सकता, ना ऊपर नीचे जा सकता, ना इधर आ सकता, कहीं नहीं आ सकता, ना ट्रांसलेशन ना रोटेशन। तो इससे हमको पता लग गया ये वाली रिएक्शन भी आनी है, ये वाली भी आनी है, और मोमेंट वाली भी आनी है। वर्टिकल वाली रिएक्शन भी आनी है, हॉरिजॉन्टल वाली भी आनी है, मोमेंट वाली पिन में नहीं आती, क्योंकि पिन मोमेंट को क्या करता है, मोमेंट को अलाउ करता है। मतलब जैसे रोटेट करते हैं तो क्या रोटेट हो जाता है, तो मोमेंट जनरेट हो ही नहीं पाएगा। लेकिन ये वाला एंड आपका रोटेशन अलाउ कर ही नहीं रहा, क्योंकि ये तो डायरेक्ट फिक्स है एक जगह पे, तो नहीं कर रहा, तो मोमेंट वाली रिएक्शन भी आएगी। खुद सोचिए, दीवार में कोई बीम है, ऐसे बाहर आ रहा है, मान लीजिए कोई बीम है, इसको मैं ऐसे ऊपर से कोई दबाऊं तो क्या होगा, ऐसे नीचे थोड़ा आ जाएगा, तो ट्रांसलेशन नहीं है। ऐसे करूं तो ऐसे जाएगा, नहीं जाएगा, तो ये वाली रिएक्शन भी आएगी, ये वाली भी आएगी। क्या इसको मैं रोटेट करूं, पकड़ कैसे घुमा रहा हूं तो घूमेगा, नहीं घूमेगा, क्योंकि यहाँ से क्या फिक्स, नहीं घूमेगा तो क्या डेवलप होगा, रिएक्शन। तो यहाँ पर कितनी रिएक्शन डेवलप हो गई, 3। इस वाले एंड को बोलते हैं फ्री एंड। इसका भी हम DS निकाल के देखते हैं। तो DS इक्वल टू है RE प्लस 3M माइनस 3J। तो RE कितना हो गया, 1 2 3 यहाँ है, उधर कुछ नहीं है, तो 3 प्लस नंबर ऑफ मेंबर 1 है, एक सिंगल बीम, इसके अलावा कुछ है नहीं, माइनस नंबर ऑफ जॉइंट 1 एंड 2, फ्री एंड भी एक जॉइंट है, इनटू 2, कितना आ गया ये। तो जो कैंटिलीवर बीम है इसकी डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी क्या निकल के आई, 0। अब मान लीजिए एक छोटा सा कुछ काम करते हैं, ये आपको अच्छा नहीं लग रहा है, हवा में झूल रहा है, तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पर एक ऐसा टाइप से कुछ रोलर सपोर्ट लगा देते हैं। इसको बोलते हैं प्रोप्ड कैंटिलीवर। क्या बोलते हैं, प्रोप्ड कैंटिलीवर। यानी मतलब यहाँ पे क्या लगा दिया आपने, प्रोप लगा, क्या लगा दिया, एक सपोर्ट लगा दिया, एक्स्ट्रा सपोर्ट लगा दिया, प्रोप लगा। तो अब इसकी डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी निकाल के देखते हैं। RE अब 1 बढ़ जाएगा। RE क्या है, यहाँ पर हमने देखा था ना पहले भी, रोलर सपोर्ट में सिर्फ कौन सी रिएक्शन आती है, वर्टिकल। तो RE जहां पहले 3 था, कितना हो जाएगा, 4। नंबर ऑफ मेंबर उतना ही है, नंबर ऑफ जॉइंट अभी भी उतना ही है, सेम, एक और एक, 2 जॉइंट, एक जॉइंट यहाँ, एक जॉइंट यहाँ। अब DS का मान कितना आ रहा है, 1। डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी क्या निकल के आई, 1। तो अब देखिए, और इक्विलिब्रियम की कंडीशंस कितनी है आपके पास, सिर्फ 3 कौन सी, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इक्वल टू 0, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इक्वल टू 0 एंड समेशन ऑफ मोमेंट एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू 0। ये 3 कंडीशन है, लेकिन अननोन कितने हैं आपके पास, यहां पर ज्यादा है। तो ये 3 कंडीशन 2 जॉइंट पे आप लगाते हैं तो टोटल कितनी आ जाती है, 6 कंडीशन आ जाती है। अननोन कितने हैं आपके पास, 7। तो फिर भी एक निकालने के लिए आपको स्ट्रक्चर की कॉम्पेटिबिलिटी कंडीशन लगानी पड़ेगी। स्ट्रक्चर की कॉम्पेटिबिलिटी कंडीशन क्या है, देखिए यहाँ पे तो दिख रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा होगा
कि यहाँ पर आप इस पे किसी भी प्रकार की लोडिंग लगा दें, इस बीम पे आप यूडीएल लगा दे, कि कोई पॉइंट लोड लगा दे, 2 लगा दे, 3 लगा दे, सिंगल पॉइंट लोड लगा दे, या यूडीएल लगा दे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा दे, लेकिन यहाँ पे डिफ्लेक्शन क्या होगा? 0। इस वाले नोड पे डिफ्लेक्शन क्या होना है? 0। तो स्ट्रक्चर की कॉम्पेटिबिलिटी कंडीशन कहलाती है फॉर डिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर इस एक्स्ट्रा कंडीशन को यूज करके कितनी एक्स्ट्रा कंडीशन चाहिए होती है? R माइनस ई। R माइनस ई है किसके बराबर? ds के बराबर, है ना? ये तो है ds इक्वल टू R माइनस ई या R प्लस 3m माइनस 3j, जैसा कि पहले देखा। तो टोटल एक्स्ट्रा कंडीशंस कितनी चाहिए होगी? एक्स्ट्रा कॉम्पेटिबिलिटी कंडीशन एक चाहिए होगी, और प्रूफ्ड कैंटिलीवर की डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी कितनी निकल के आई? तो इन्हें बोला जाता है स्टैटिकली डिटरमिनेट एंड इनडिटरमिनेट बीम्स। तो हमने सिंपली सपोर्टेड बीम देखी, कैंटिलीवर बीम देखी, फिक्स्ड बीम देखी, कैंटिलीवर बीम देखी और प्रूफ्ड कैंटिलीवर बीम देखी। अब एक अलग टाइप से, और अब दोनों एंड को अपन क्या कर देते हैं? फिक्स कर, उसको बोला जाता है फिक्स्ड बीम। मान लीजिए इस टाइप से मैं बीम बना दूं, दोनों एंड मैंने क्या कर दिए उसके फिक्स। इस बीम को क्या बोला जाता है? फिक्स्ड बीम। इसकी यदि हम स्टैटिक डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी निकालेंगे तो यहां पर ये जनरेट हो गया, यहां पर ऐसे जनरेट हो, ठीक है? इस टाइप से लोडिंग लग रही है हमारी थी। अब ये इनकी डायरेक्शन नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैंने जो बनाया है वही डायरेक्शन होती है इनकी डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है। ये जो आपकी स्ट्रेस, ये जो रिएक्शन जनरेट होती है, इनकी डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है लोडिंग। वो हम धीरे धीरे हम जैसे जैसे हमारे क्लासेस में आगे बढ़ेंगे हमको समझ में आएगा। तो डी सीधी निकालने की कोशिश करें, RE प्लस 3m माइनस 3j। RE नंबर ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शंस 1 2 3 4 5 6 प्लस नंबर ऑफ मेंबर 1, सिंगल ये मेंबर है, नंबर ऑफ जॉइंट कितने हैं? 2 है। तो कितना आया? 3। तो इसकी डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी कितने निकल के आई? फिक्स्ड बीम के लिए 3। अब मान लीजिए कि कोई कंटीन्यूअस बीम टाइप से लेते हैं या कुछ अलग सा अरेंजमेंट बनाते हैं, इसको हटा देते हैं। मान लीजिए कुछ ऐसा करते हैं, कुछ ऐसा मन में आ रहा है, इस टाइप का बीम बना देते हैं। इसका हम डीएस निकालते हैं। तो यहाँ पर 3 रिएक्शंस आएगी आपकी, यहाँ पर 3 रिएक्शन आ गई, यहाँ पर एक आएगी, यहाँ पर एक आएगी। डीएस कैलकुलेट करें तो RE प्लस 3m माइनस 3j। RE कितना हो गया? 3 4 5 प्लस नंबर ऑफ मेंबर, देखिए फर्स्ट मेंबर ये है, सेकंड मेंबर ये है, यहाँ से यहाँ तक मेंबर नंबर 1, यहाँ से लेके यहाँ तक मेंबर नंबर 3 into 2, नंबर ऑफ जॉइंट्स 1 2 3। नंबर ऑफ जॉइंट्स रिलेशन करें, दिस इज योर नंबर 1 जॉइंट, दिस इज योर नंबर 2 जॉइंट, ये वाला दिस इज योर नंबर 3 जॉइंट। कंप्लीट करने के बाद क्या आएगा? सॉरी, नंबर ऑफ जॉइंट आ गए आपके 3, नंबर ऑफ जॉइंट आया आपके 3। तो डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी निकल के इस बीम की। एक और एग्जांपल लेते हैं, कंटीन्यूअस बीम का एग्जांपल लेते हैं, इसको भी आप कंटीन्यूअस बीम बोल सकते हैं। हटाते हैं, मान लीजिए इस टाइप से कोई बीम है, इसका आपको डीएस निकालना है, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। डीएस इक्वल टू RE प्लस 3m माइनस 3j। RE यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो टोटल RE कितना आ गया आपका? 4 प्लस नंबर ऑफ मेंबर, पहला मेंबर ये, दूसरा मेंबर 3 into 2 माइनस नंबर ऑफ जॉइंट, पहला दूसरा तीसरा जॉइंट 3 into 3, ये आ गया आपका। तो इस प्रकार से यदि डिफरेंट टाइप्स की आपको बीम दी जाए तो आप उसकी डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी निकाल सकते हैं। तो इस टाइप से हम करते हैं। ये
3 कंडीशंस होती है आपको ध्यान रखनी है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। थोड़ा सा बेसिक समझ होना जरूरी है, ये नोटेशंस चेंज हो सकते हैं, ई आर हमेशा सेम नहीं होता, लेकिन बेसिक समझ है तो आप हर टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। और आगे वाली क्लासेस में हम बहुत से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करने वाले हैं, जिससे आपकी समझ और अच्छे से बढ़ेगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।